देखिए आज अपन देखेंगे दोबारा से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इस अधिनियम का जो है अधिनियम संख्याक है 65 1980 का। दूसरा इसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक है और इसके प्रवर्तन की दिनांक है, दोनों सेम है। तो 27 दिसंबर 1980 को जो है इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और जिस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई उसी दिन से यह अधिनियम जो है लागू भी हो गया। इसका सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का प्रारंभ कहाँ है? तो संपूर्ण भारत में जो है इस अधिनियम का क्या है? प्रारंभ है। सेक्शन 2 में जो है कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। सेक्शन 2 जो है परिभाषाओं से संबंधित है। ठीक है, सेक्शन 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले 2A में जो है समुचित सरकार की परिभाषा दे रखी है। तो सीधा ए लिखेंगे। ए में क्या की परिभाषा दे रखी है? समुचित सरकार। ठीक है, ए में समुचित सरकार की जो है परिभाषा दे रखी। तो समुचित सरकार का क्या अर्थ है यहाँ? यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार। समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। केंद्र के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य के मामलों में राज्य सरकार। तो सीधा लिख सकते हैं यथास्थिति, एक ही पॉइंट, यथास्थिति ठीक, यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, मतलब केंद्र के मामलों में केंद्र सरकार अर्थ लगाया जाएगा और राज्य के मामलों में जो है राज्य सरकार जो है अर्थ लगाया जाएगा। दूसरा है इसमें निरोध आदेश की परिभाषा दे रखी बी में। निरोध आदेश। तो निरोध आदेश का क्या अर्थ होता है? निरोध आदेश का अर्थ होता है धारा 3 के अधीन दिया गया कोई आदेश, ऐसा आदेश जो धारा 3 के अधीन दिया जाता है। तो सीधा लिखेंगे धारा 3 के अधीन दिया गया कोई आदेश। यानी कि निरोध आदेश किस धारा के तहत दिया जाता है? दोनों प्रश्न हो गए कि ऐसा आदेश जो धारा 3 के अधीन दिया जाता है वह आदेश जो है निरोध आदेश कहलाता है। तीसरा है विदेशी, सी। सी में जो है विदेशी की परिभाषा दे रखी है, विदेशी। तो विदेशी का क्या अर्थ है भाई? विदेशी का अर्थ है वही अर्थ है जो विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 में, एक अधिनियम है विदेशियों के लिए, तो उसमें लिखा है। तो सीधा लिख लीजिए वही अर्थ है, वही अर्थ होगा या है, एक ही बात है। वही अर्थ होगा लिख लीजिए या वही अर्थ है, एक ही बात है। वही अर्थ होगा जो कौन सा अधिनियम है? विदेशियों विदेशियों विषयक अधिनियम। ये एक अधिनियम है, इसका नाम याद रखना पड़ेगा। विदेशी विषयक अधिनियम 1946 में है, 1946 में है। यानी कि इस अधिनियम में जो अर्थ दे रखा है विदेशियों का वही अर्थ यहाँ भी जो है विदेशियों का लगाया जाएगा। उसके बाद डी में है व्यक्ति की परिभाषा। विदेशी के बाद भाई व्यक्ति आ जाता है। व्यक्ति का क्या अर्थ है? कोई विदेशी भी शामिल है। ये कह रहा है कि व्यक्ति में विदेशी भी शामिल है, ना केवल भारतीय नागरिक शामिल है बल्कि कोई विदेशी भी शामिल है व्यक्ति में। तो विदेशी की सॉरी व्यक्ति, व्यक्ति की परिभाषा देखना है। व्यक्ति, तो व्यक्ति का क्या अर्थ है? इसमें केवल लिखना है विदेशी में कोई विदेश, व्यक्ति में कोई विदेशी भी शामिल है, कोई विदेशी भी शामिल है। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, ज्यादा कोई कठिन परिभाषा नहीं है।
आप जानते हैं कि व्यक्ति में नागरिक भी शामिल होता है और विदेशी भी शामिल होता है, तो वही बात है, हाँ कही गई, कोई अलग से बात नहीं की गई। ई में है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या है, उसका प्रशासक, अभी पहले संघ राज्य क्षेत्र का अर्थ है उसका प्रशासक, उसका प्रशासक अभिप्रेत है। आप जानते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र का जो शासन होता है प्रशासक के माध्यम से किया जाता है, इसीलिए संघ राज्य क्षेत्र में जो है प्रशासक भी शामिल है, ये परिभाषा कहती है। ये इतनी ही परिभाषा है इसमें। इसके बाद जो है धारा 3 है, तो पहले इसको मिटाएंगे और उसके बाद देखेंगे धारा 3 में क्या कहा जाता है। धारा 3 है आपकी कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति। तो धारा 3 ये बताती है कि किन किन व्यक्तियों को जो है निरोध में रखा जा सकता है, या कौन कौन से किन किन व्यक्तियों को जो है निरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है। तो कुछ व्यक्तियों को निरोध में रखने का आदेश देने की शक्ति से संबंधित धारा 3, जो महत्वपूर्ण है इसके एक्ट की। ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं, छोटा सा एक्ट है। देखिए, धारा 3 कहती है कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति। सेक्शन 3 क्या कहता है, कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति। ठीक है, कुछ व्यक्तियों को निरोध करने का आदेश करने की शक्ति दे रखी है आपकी धारा 3 में। तो किन किन व्यक्तियों को जो है निरोध में रखा जा सकता है, यानी किन किन व्यक्तियों को जो है निरोध करने का आदेश दिया जा, निरोध मतलब गिरफ्तार करने का। तो केंद्र या राज्य सरकार का समाधान होने पर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा मतलब केंद्र या राज्य सरकार दोनों आदेश दे सकती है निरोध का। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, केंद्र या राज्य सरकार का समाधान होने पर, ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार का समाधान होने पर किसी व्यक्ति द्वारा, किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा, इसलिए एक शब्द और लिखेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा। तो दोनों, एक बात ध्यान रखना, निरोध का आदेश जो है केंद्र सरकार भी दे सकती है और राज्य सरकार भी दे सकती है, दोनों के दोनों दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध का आदेश जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दे सकती है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का समाधान होने पर क्या समाधान होता है उनका, पहला इसमें पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। पहला उनका ये समाधान होता है कि कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक है, तो भारत की सुरक्षा पर, सीधा लिखेंगे भारत की सुरक्षा पर, की सुरक्षा पर, बस इतना ही लिखेंगे, पूरा सेंटेंस जब लिखेंगे तो आ जाएगा। दूसरा, विदेशी सरकारों को किसी संबंध पर, विदेशी सरकार के किसी संबंध पर, तीसरा, किसी विदेशी के संबंध में
उसके उपस्थित बने रहने का, विनिमय करने या भारत से बाहर निकलने का इंतजाम करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है। किसी विदेशी के संबंध में, किसी विदेशी के संबंध में उसके उपस्थित बने रहने का, उसके उपस्थित उसके उपस्थित बने रहने का, विनिमय करने या भारत से बाहर निकलने का इंतजाम, या भारत से बाहर निकलने का इंतजाम करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है। करने की दृष्टि से ऐसा क्या मतलब है ये तीसरे वाले पॉइंट का? ये कह रहा किसी विदेशी के संबंध में, कोई विदेशी, मान लीजिए कोई नागरिक है, कोई विदेशी व्यक्ति है, उसके उपस्थित बने रहने, भारत में अगर वो उपस्थित रहने में मदद करता है उसकी, या उसकी भागने में मदद करता है, दोनों ही बातें हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करना आवश्यक है। तो ऐसी अवस्था में जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, उस व्यक्ति को जो है निरुद्ध करने का आदेश दे सकती, मतलब फरार होने से बचाने के लिए, ठीक है, विदेशी अगर कोई व्यक्ति। तीसरा, व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैसा किया जाना आवश्यक है। चौथा जो है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि भाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करना या निरुद्ध करना आवश्यक है, तो वो जो है उसको बारे में निरुद्ध करने का आदेश पारित कर सकती है। अगला है, आवश्यक प्रदाओं और सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से निवारित करने के लिए। पांचवा है, ये एक बार ही पढ़ने हैं आपको, आवश्यक प्रदाय और सेवाओं पर, और सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से निवारित करने के लिए, रीति से निवारित करने के लिए क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आपने आवश्यक सेवाओं में पढ़ा ही है क्या? कोई अगर व्यक्ति कोई आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है या उस पर कब्जा रखता है, उसको रोकने के लिए जो है उस व्यक्ति का निरुद्ध किया जा सकता है। छठवा है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है छठवा, जो आपको याद रखना है कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में विद्यमान परिस्थितियों को देखकर, कौन कौन की सीमाओं में? जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, ये इंपॉर्टेंट है, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, दोनों आ जाते हैं, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की अधिकारिता की अधिकारिता की
स्थानीय सीमाओं में विद्यमान की स्थानीय परिस्थितियों में अनिश्चित स्थानीय सीमाओं में विद्यमान में विद्यमान परिस्थितियों को देखकर मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये लगता है स्थानीय परिसीमा कौन कौन की, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की जो स्थानीय परिसीमा है उनको देख करके ऐसा लगता है कि ऐसा आदेश पारित किया जाना आवश्यक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है निरोध में लिया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं डालना है, स्टार लगा के लिखना है कि ऐसे निरोध की अवधि एक बार में 3 माह से अधिक नहीं होगी, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो आपको एक बार कारण पढ़ने के, अगर मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है कि इनमें से कौन सा कारण नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाली बात है कि जो निरोध की अवधि है एक बार में कितनी होगी, तो ये याद रखना है ऐसे निरोध की अवधि एक बार में 3 माह से अधिक नहीं होगी। ऐसे निरोध की अवधि अवधि एक बार में 3 माह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 3 माह से अधिक नहीं होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे निरोध की जो अवधि है एक माह में 3 माह से अधिक नहीं होगी। अधिकतम निरोध की अवधि कितनी है, 3 माह, लेकिन बढ़ाया जा सकता है 3-3 माह करके। लेकिन राज्य सरकार का समाधान होने पर ऐसी अवधि को एक बार में 3 माह बढ़ा सकती है, लेकिन राज्य सरकार का समाधान होने पर ऐसी अवधि को एक बार में 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 माह के लिए जो है अवधि बढ़ सकती है, 3 माह के लिए अवधि होती है और 3-3 माह करके बढ़ाई जा सकती है। तो याद रखना है एक माह में जो है 3 माह के लिए अवधि को जो है बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए इसको और भी है, इसमें पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको मिटाएंगे और फिर देखेंगे इसके जो आगे के पॉइंट हैं। 2-3 पॉइंट और हैं, ये पूरी यही धारा जो है आपकी महत्वपूर्ण है। इस जो है आपका जो अधिनियम है, इस अधिनियम में जो है आपका ये सेक्शन 3 जो है महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन आता है, संविधान में भी आता है, इसमें भी आता है कि निरोध की जो निरोध विधि के अधिनियम किसी व्यक्ति को जो है अधिकतम कितनी अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकता है, तो 3 माह की अवधि है। ये कौन सी 3 माह की अवधि, ये वो 3 माह की अवधि है जब बगैर किसी कारण, जैसे नॉर्मली जब गिरफ्तारी होती, जब अपन सीआरपीसी में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना कि 24 घंटे के लिए किसी व्यक्ति को निरोध रखा जा सकता है बगैर किसी, मतलब जब बगैर किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर 24 घंटे के लिए निरोध रख सकते हैं। वैसा ही इसमें है, लेकिन इसमें जो अवधि हो जाती है वो 3 माह हो जाती है, ठीक है। वो अवधि कैसी है, 3 माह है, जहां आपको बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के 3 माह तक जो है निरोध में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वो अवधि है। अगला है पॉइंट इसमें, यदि निरोध का आदेश जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा दिया जाता है, देखिए यदि निरोध का आदेश आदेश किस किस के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट
या पुलिस आयुक्त द्वारा दिया जाता है। देखिए अब दो तीन बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात ये स्पष्ट हो गई कि केंद्र सरकार के द्वारा भी निरोध का आदेश दिया सकता है। दूसरी बात ये हो गई कि राज्य सरकार भी जो है निरोध का आदेश दे सकती है। तीसरी बात ये हो गई कि निरोध का आदेश जो है जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त के द्वारा भी दिया जा सकता है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा इसमें कंडीशन है। दिया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत राज्य सरकार को भेजी जाएगी। तो इसकी सूचना तुरंत कहां भेजी जाएगी? राज्य सरकार को भेजी जाएगी। अगर निरोध विधि के अधीन अगर किसी व्यक्ति को जो है जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सूचना जो है तत्काल कह लीजिए जो है राज्य सरकार को भेजी जाएगी। तत्काल का मतलब ये नहीं होता कि भैया आज करा तो आज ही कर दो, उसमें भी कोई टाइम लिमिट होती है। तो तत्काल भेजी जाएगी। ऐसा आदेश 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगा जब तक कि राज्य सरकार उसका अनुमोदन नहीं कर देती। तो अगर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो बगैर राज्य सरकार की अनुमति के ये आदेश जो है 12 दिनों तक ही प्रवर्तन रहेगा। यानी कि ये लोग आपके दो जिला मजिस्ट्रेट हो गए और पुलिस आयुक्त हो गए, ये उस व्यक्ति को 12 दिनों तक ही निरोध में रख पाएंगे अगर राज्य सरकार उसकी अनुमति नहीं दे देती है। तो राज्य सरकार अनुमति दे देती तो बात अलग है, अगर नहीं देती है तो फिर जो है 12 दिनों तक ये जो है निरोध में रख सकते हैं। इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है, वो इसमें बाद में लिखेंगे। ऐसा आदेश कितने दिनों तक? 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए, 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, प्रवर्तन में नहीं रहेगा जब तक कि राज्य सरकार इसका अनुमोदन नहीं कर देती। जब तक कि राज्य सरकार इसका अनुमोदन नहीं कर देती। है और लगा लीजिए। ठीक है, मतलब राज्य सरकार के अनुमोदन की जरूरत है इन लोगों को। अगर जिला मजिस्ट्रेट और आपका पुलिस आयुक्त के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो 12 दिनों के भीतर राज्य सरकार के अनुमोदन की जरूरत है। ये तत्काल राज्य सरकार को सूचना भेजेंगे और राज्य सरकार 12 दिनों के भीतर अगर इसका अनुमोदन नहीं कर देती तो ये आदेश अपने आप में जो है निरोध का जो आदेश था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक परंतु भी जोड़ा है। जो परंतु परंतु क्या कहता है? परंतु कहता है निरोध की तारीख से 5 दिन बाद किंतु 10 दिनों के भीतर संसूचित करने पर, परंतु निरोध की अवधि से 5 दिन बाद एवं 10 दिनों के भीतर क्या करने पर? संसूचित करने, किसको? राज्य सरकार को। संसूचित करने पर 15 दिन अर्थ लगाया जाएगा। दिन अर्थ लगाया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मान लीजिए 5 दिनों के बाद ये लोग जो है राज्य सरकार को सूचना भेजते हैं, लेकिन 10 दिनों से पहले, अधिकतम जो है 10 दिन है,
तो 10 दिनों से पहले, 5 दिनों के बाद, मतलब गिरफ्तार जब हो गया व्यक्ति उसके 5 दिनों के बाद ये लोग जो है राज्य सरकार को सूचना भेजते हैं, लेकिन 10 दिन अभी नहीं हुए हैं, 10 दिनों से पहले पहले। तो 5 दिनों के बाद और 10 दिनों से पहले अगर ये जो है राज्य सरकार को सूचना भेजते हैं तो जो 12 दिनों का अर्थ था वो 15 हो जाएगा, यानी 15 दिनों तक वो आदेश परिवर्तन में बना रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मली तो है 12 दिन, लेकिन अगर ये 5 दिन के बाद जो भेज देते हैं और 10 दिन से कुल मिला के सीधा सीधा 10 दिनों से पहले पहले अगर ये भेज देते हैं तो 15 दिन जो है उसका फिर अर्थ लगाया जाएगा। ये आपको इसमें जो है याद रखना है, इसमें केवल इतना ही याद रखना है। आगे एक फैक्ट और रह गया। एक फैक्ट है, यदि निरोध का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है तो इसकी सूचना 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यदि निरोध का आदेश, निरोध का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है दिया जाता है तो इसकी सूचना 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को दी जाएगी। ये आपको याद रखना है कि अगर राज्य सरकार ने निरोध का आदेश दी, देखिए जिला मजिस्ट्रेट और आपके पुलिस आयुक्त देते तो 12 दिनों के भीतर जो है सूचना राज्य सरकार को भेजी जाएगी सामान्य परिस्थितियों में। अगर 5 दिन और 10 दिन के भीतर ये सूचना भेज देते तो 15 दिन वहां अर्थ लगा लिया जाएगा। और अगर निरोध का आदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है तो उसकी सूचना केंद्र सरकार को दी जाएगी 7 दिनों के भीतर। ये अवधि भी आपको याद रखनी है। अब अगला सेक्शन देखेंगे, इसमें केवल इतने ही पॉइंट है। अगला सेक्शन देखिए इसके बाद। अब देखेंगे सेक्शन 4, निरोध आदेशों का निष्पादन। सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या कहता है आपका? सेक्शन 4 कहता है निरोध आदेशों का निष्पादन। निरोध आदेशों का निष्पादन। भाई अब निरोध आदेशों का निष्पादन कैसे किया जाएगा? गिरफ्तारी तो हो गई, उसका निष्पादन भी करना पड़ेगा, तो कैसे किया जाएगा, कहां किया जा सकता है? तो याद रखें, भारत के किसी भी स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, केवल एक पॉइंट याद, भारत के किसी भी स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, प्रक्रिया संहिता के अनुसार, ठीक है, तो प्रोसीजर वही रहेगा सीआरपीसी का। भारत के किसी भी कोने में जो है आपके निरोध आदेशों का जो है निष्पादन कराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसी एरिया में हुआ, भारत के किसी भी एरिया में जो है निरोध आदेश का प्रवर्तन कराया जा सकता है। ठीक है, केवल एक ही पॉइंट याद रखना है इसमें। अब उसके बाद आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 आपका कहता है निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनिमय करने की शक्ति। निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनिमय करने की शक्ति।
दशाओं का विनियमन, विनियमन का अर्थ होता नियंत्रण, ठीक है, विनियमन करने की शक्ति, करने की शक्ति। तो निरोध का स्थान क्या होगा, उसके नियंत्रण वगैरह कैसे किया जाएगा, उसके बारे में जो है बताया गया है। तो इसमें भी दो तीन पॉइंट हैं, दो ही पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश से निरुद्ध किया जा सकेगा, जैसा कि विधि निर्दिष्ट करे। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध निरोध का आदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है, मतलब जिसको भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है, कस्टडी में लेने का आदेश दिया गया है, समुचित सरकार के साधारण विशेष आदेश से निरुद्ध किया जा सकेगा। समुचित सरकार, समुचित सरकार, ठीक है, समुचित सरकार के साधारण या विशेष, दोनों ही बातें हैं, साधारण आदेश भी हो सकता है और विशेष, विदेश लिख दिया, विशेष आदेश से, विशेष साधारण या विशेष आदेश से निरुद्ध किया जा सकेगा, आदेश से निरुद्ध किया जा सकेगा। किया जा सकेगा, ठीक है, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, मतलब जैसा कि बताया जाए, किया जा सके जैसा विनिर्दिष्ट करे, ये भी लिख लीजिए, जैसा विनिर्दिष्ट करे, मतलब जैसा भी बताए सरकार, जैसा भी बताए वैसा जो है विरोध किया जा सकता है व्यक्ति का। प्रत्येक व्यक्ति जिसको निरोध का आदेश दिया गया है वो समुचित सरकार यानी केंद्र या राज्य सरकार के आदेश से उसको निरोध में रखा जा सकता है, और जैसा कि केंद्र सरकार आदेश देना चाहे वैसा आदेश जो है उस मामले में केंद्र सरकार दे सकती है। दूसरा, ऐसे निरोधित व्यक्ति को समुचित सरकार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे निरोधित व्यक्ति को, ऐसे निरोधित व्यक्ति को समुचित सरकार के आदेश से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जा सकता है, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार अगर किसी व्यक्ति को यहाँ एक जगह पे गिरफ्तार किया, वो दूसरी जगह से शिफ्ट करना चाहे तो उस केंद्र या राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है शिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन परंतु इसमें, परंतु अन्य राज्य में अगर शिफ्ट करना हो, मालूम मध्य प्रदेश में किसी को गिरफ्तार किया जाता है और उसको यूपी में शिफ्ट करना है, तो ऐसे मामले में उस स्टेट की राज्य सरकार की अनुमति ली जाएगी, या कह लीजिए परमिशन, उससे जो है परामर्श किया जाएगा, तो उनकी अनुमति लेना पड़ेगी। परंतु अन्य राज्य से हटाने पर, परंतु अन्य राज्य से हटाने, अगर आप एक राज्य से हटाते, हटाने के लिए, हटाने के लिए उस राज्य सरकार की अनुमति ली जाएगी, उस राज्य सरकार की अनुमति ली जाएगी,
मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य हटा रहे हैं तो फिर जिस राज्य से हटा रहे हैं उस राज्य की अनुमति जो है लेना पड़ेगी कि भाई यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ऐसे में जो है राज्य की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। जब एक राज्य से, तो वैसे एक राज्य में एक स्थान में एक जिले बाई जिले करें तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में हटा रहे हैं तो फिर वहां जो है उस राज्य की जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 5A। 5A कहता है निरोध के आधारों का पृथक किया जाना। ठीक है, इसको मिटा ही ले, पूरा आ जाएगा उससे। 5A में है निरोध के आधारों का पृथक किया जाना, अलग किया जाना। देखिए सेक्शन 5A, ये कहता है निरोध के आधारों का पृथक किया जाना। निरोध के आधारों का पृथक किया जाना। ये कह रहा है कि निरोध के आधारों को अलग किया जाना, छांट लिया जाना। पहला पॉइंट है इसमें, जहां कोई व्यक्ति दो या अधिक आधारों पर गिरफ्तार किया गया है वहां पृथक पृथक आधार पर गिरफ्तार समझा जाएगा। कई बार होता है ना कि दो आरोप लगे, एक निरोध विधि के अधीन भी है, कोई दूसरा अपराध भी बन रहा है, तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को अलग अलग अपराधों के लिए गिरफ्तार माना जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है, जहां कोई व्यक्ति जहां कोई व्यक्ति दो या अधिक आधारों पर गिरफ्तार किया गया है, दो या अधिक आधारों पर गिरफ्तार किया गया है, भाई देखिए आधार तो तभी छांटने पड़ेंगे ना जब संयुक्त टाइप का अपराध हो, भैया दो तीन अपराध किए मिल गए और सभी के लिए उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे अपराधों की बात कह रहा है। वहां पृथक पृथक आधार पर गिरफ्तार समझा जाएगा। वहां पृथक पृथक दो बार है, पृथक पृथक आधार पर गिरफ्तार समझा जाएगा। मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो अलग अलग आधारों पे गिरफ्तार हुआ है। दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ वो अलग आधार होगा, और निरोध विधि के अधीन जो गिरफ्तार हुआ वो एक अलग आधार होगा, तो दोनों आधारों को अलग अलग माना जाएगा। ऐसा आदेश केवल इस कारण अधिविद्यमान नहीं होगा, ये नॉलेज के लिए आपको लिखना है कि मतलब ऐसा आदेश क्यों अविधिमान नहीं समझा जाएगा, कुछ अगर कमी हो जाती तो अविधिमान नहीं रहेगा। ऐसा आदेश केवल इस कारण अविधिमान नहीं होगा, ऐसा आदेश केवल इस कारण अविधिमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए पहला कि स्पष्ट नहीं है, कोई एक जो आरोप है ना स्पष्ट नहीं, तो केवल इस वजह से कि आरोप स्पष्ट नहीं है तो अविद्यमान नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्पष्ट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है, आरोप ही होंगे, जो आरोप रहते हैं कई बार आरोप स्पष्ट नहीं, दो आरोप है कौन सा बन रहा है स्पष्ट नहीं, तो ये आदेश जो है आपका निरोध विधि के अधीन जो आदेश है वो केवल ये इस आधार पे कि वो स्पष्ट नहीं है एक आरोप, तो अविद्यमान हो जाएगा, अविद्यमान नहीं होगा। विद्यमान नहीं है कोई परिस्थितियां जिस दूसरे आरोप में, तो विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है।
जिन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया, ये कई संयुक्त अपराधों के बारे में कह रहा है। आप ये कहो कि केवल वो दूसरा जो आरोप था उसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा था या विद्यमान परिस्थितियां नहीं थी, तो आप ये कहो कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो उस गिरफ्तारी से भी बच जाए, उस गिरफ्तारी से नहीं बचेगा, ये कहने का मतलब है। तीसरा, सुसंगत नहीं है, सुसंगत नहीं है, ठीक है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है, विद्यमान नहीं है, कोई कारण, सुसंगत नहीं है, उस व्यक्ति से संबंध नहीं है, उस व्यक्ति से संबंध नहीं है, किस चीज का, अपराध का, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है आपने, तो अपराध का संबंध नहीं है उस व्यक्ति से, निकट संबंध नहीं है, संबंध तो है लेकिन निकट संबंध नहीं है, निकट संबंध नहीं है। ये ऊपर स्पष्ट पहले ही कर दिया गया कि भाई अलग अलग माने जाएंगे, और फिर दोनों अपराध हैं, आप कहोगे भैया एक कारण स्पष्ट नहीं हो रहा तो पूरा निरोध विधि से बच जाएगा, तो नहीं बचेगा, इसीलिए ये लिखना जरूरी है, ठीक है। उस व्यक्ति से संबंध नहीं है, निकट संबंध नहीं है, अन्य कारण से अविद्यमान है, अन्य कारण से अविद्यमान है। कौन, क्या अविद्यमान है? जो गिरफ्तार किया गया वो कारण, वो अविद्यमान है, और इस कारण अभी निर्धारित करना संभव नहीं है, और इस कारण और इस कारण अभी धारण करना संभव नहीं है। मतलब निरोध विधि ऐसी विधि है कि भाई कोई भी कारण बना रहे, कोई भी वजह बनी रहे, आप कहोगे आधार नहीं है, स्पष्ट नहीं है, विद्यमान नहीं है, सुसंगत नहीं है, अन्य कारण है, इस वजह से जो कारण बन रहा है वो स्पष्ट नहीं है, उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आप निरोध विधि से बच जाओ, तो नहीं बच सकते, कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका है, निरोध आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी के बारे में समझा जाएगा कि उसने उक्त धारा के आधारों के अनुसार ही आदेश पारित किया है। लास्ट पॉइंट है ये, निरोध आदेश पारित, निरोध आदेश पारित करने वाली सरकार या अधिकारी लिख लीजिए या प्राधिकारी लिख लीजिए, प्राधिकारी, अधिकारी, अधिकारी के बारे में समझा जाएगा कि, क्या समझा जाएगा कि उसने जो है, उसने उक्त धारा के आधारों के अनुसार ही आदेश पारित किया है, कि उसने उक्त धाराओं के अनुसार ही आदेश पारित किया है। ठीक है, ये माना जाएगा, कुल मिलाकर ये माना जाएगा कि उन्होंने जो आदेश पारित किया, चाहे वो सरकार के द्वारा दिया गया हो, चाहे किसी अधिकारी के द्वारा दिया गया हो, कि उन्होंने जो आदेश पारित किया है वो वैध आदेश है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे धारा 6। धारा 6 कहती है निरोध आदेशों का कुछ आधारों पर अविद्यमान या अपरिवर्तनशील ना होना, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, निरोध आदेश धारा 6 में लिखेंगे, जो ऊपर लिखा है केवल वही बात है, 2 सेंटेंस है उसमें, केवल ज्यादा नहीं है, 2 ही सेंटेंस है, ठीक है। देखिए
देखिए अब आता है आपका सेक्शन 6, धारा 6। धारा 6 कहता है निरोध आदेशों का कुछ आधारों पर अविधिमान या अपरिवर्तनशील ना होना। निरोध आदेश या आदेशों का, ठीक है, निरोध आदेशों का कुछ आधारों पर ठीक है, कुछ आधारों पर अविधिमान या अपरिवर्तनशील, अविधिमान या अपरिवर्तनशील ठीक है, अपरिवर्तनशील ना होना। ये कह रहे हैं कि जो निरोध का आदेश है कुछ परिस्थितियों में अविधिमान या अपरिवर्तनशील नहीं समझा जाएगा, केवल इस कारण अविधिमान नहीं होगा। पहला, केवल इस कारण अविधिमान नहीं होगा। ठीक है, किस कारण? केवल दो वजह हैं। पहला, निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति अधिकारिता के बाहर है। निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति अधिकारिता के बाहर है। मतलब जो निरोध का आदेश दिया गया है भले ही अधिकारिता के बाहर है तो भी परिवर्तनीय होगा। मतलब अगर जब भी पकड़ा जाए पकड़ सकते हो उसको, अविधिमान नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, निरोध का स्थान उक्त सीमाओं से बाहर है। निरोध का स्थान उक्त सीमाओं से बाहर है। ठीक है, कुल मिला के निरोध का स्थान हो या निरोध करने वाला व्यक्ति हो, अगर स्थानीय सीमाओं से बाहर है तो भी जो है निरोध जो है किया जा सकता है, और निरोध जो है क्या माना जाएगा? वैध जो है माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए 7। 7 कहता है फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां। इसको इधर ही लिख लेते हैं फिर आगे लिख लेंगे। सेक्शन 7, फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां। फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां। ठीक है, फरार व्यक्तियों के संबंध में जो है शक्तियां, क्या क्या शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों को ही होती है, आप जानते हैं। यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार को विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति फरार हो गया है या उसने या अपने आप को छुपा रहा है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, यथास्थिति। यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार को, ये सेंटेंस बनाने के लिए लिख रहे हैं ये पॉइंट। तो यथास्थिति अपन पहले ही पढ़ लिया, केंद्र और राज्य सरकार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार को विश्वास करने का कारण है, कारण है। क्या विश्वास करने का? जो ऊपर हेडिंग लिखी है, विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छुपा रहा है। कि व्यक्ति फरार मतलब भाग गया है, फरार हो गया है या अपने आप को छुपा रहा है। क्या कर रहा है? छिपा रहा है।
छुपा रहा है, छिपा रहा है, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो अपने आप को छुपा रहा है या छिपा रहा है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या कर सकती, उस तथ्य की लिखित रिपोर्ट महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जिसकी अधिकारिता में मामूली तौर पर वह व्यक्ति रहता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, उस तथ्य की लिखित रिपोर्ट, उस तथ्य की कैसी रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट, रिपोर्ट किस तथ्य की, कि भाई फरार हो गया है, छुपा रहा है, तो इस तथ्य की लिखित रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी, महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या तो महानगर मजिस्ट्रेट होगा, या कौन होता है, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। दोनों बातें, या तो जैसी भी स्थिति है, महानगर क्षेत्र होगा तो महानगर मजिस्ट्रेट, नॉर्मल क्षेत्र होगा तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, कौन से मजिस्ट्रेट, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में, जिसकी अधिकारिता में मामूली तौर पर व्यक्ति रहता है, जिसकी अधिकारिता में व्यक्ति मामूली तौर पर रहता है, मतलब जहां घर वगैरह होगा उधर का, जहां का होगा उस व्यक्ति की, वहीं के जो मजिस्ट्रेट होंगे न्यायिक, उनको जो है सूचना दी जाएगी। अब इनको क्यों दी जाती है, इनको इसलिए दी जाती है, ये फिर वो निकालते हैं ना, उनके लिए समन वगैरह निकालेंगे, वारंट वगैरह निकालेंगे, इसलिए, ठीक है। दूसरा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आदेश दिया जाएगा कि उक्त अधिकारियों के समक्ष विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो। दूसरा ये कह रहा है, राजपत्र में गजट निकालेगी इनके लिए फिर सीधी सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या निकाला जाएगा, आदेश दिया जाएगा कि, क्या आदेश दिया जाएगा कि, आदेश दिया जाएगा कि उक्त अधिकारियों के समक्ष, उक्त मतलब जो आदेश में वर्णित है, उक्त अधिकारियों के समक्ष, विनिर्दिष्ट, जो भी बताया जाए, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो, देखिए जैसे फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा होती है, सेम वैसे ही, बस इसमें ये है कि इसमें जो है सरकार इन लोगों को सूचना कर देगी, किसको, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, और अधिकारिता रखने वाले या महानगर मजिस्ट्रेट को। उसके बाद जो है सरकार राजपत्र में जो है आदेश पारित करेगी, मतलब राजपत्र निकालेगी, उसमें जो है एक आदेश देगी इन व्यक्तियों को, वही वो फलाने व्यक्ति अधिकारी, मतलब यही लोग हैं, तो इनके समक्ष जो भी तारीख दी है सरकार ने, जो भी तारीख तय करे सरकार के, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, जो भी, उस तारीख को जो है आप उक्त अधिकारियों के समक्ष जो है उपस्थित हो, नहीं तो फरार घोषित समझे जाओगे, ठीक है। उपरोक्त गिरफ्तारी में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82, 83, 84, 85 के उपबंध लागू होंगे, जो सीआरपीसी में लागू होते हैं वही यहाँ लागू होंगे, याद रख लीजिए। उपरोक्त गिरफ्तारी में दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, तो दंड प्रक्रिया संहिता की
धारा कौन कौन सी है? 82, जो उद्घोषणा वगैरह है, उद्घोषणा होती है, कुर्की होती है, वही 82, 83, सीधा लिख लीजिए 83। उसके बाद है 84 एवं 85, 84 एवं 85, ठीक है, चारों पांचों धारा है के उपबंध लागू होंगे, के उपबंध लागू होंगे। मतलब सीआरपीसी की इन धाराओं के जो प्रोविजन सीआरपीसी में लागू होते हैं वही जो है यहाँ भी जो है लागू किए जाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट और है इसमें, इसको मिटा ले थोड़ा सा ऊपर से, 2 पॉइंट और लिखना आपको बस। देखिए ये तो उपबंध हो गए। अगला पॉइंट लिखना है आपको, यदि हाजिर होने में बगैर पर्याप्त कारण के असफल रहता है तो 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। देखिए ये उसके लिए, ये काय के लिए सजा है? ये निरोध के लिए नहीं है, ये हाजिरी के लिए सजा है कि आपको, आप फरार हो गए, आपको उपस्थित होने के लिए कहा और आप अगर उपस्थित नहीं हो पाते हो, जो सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना निकाली थी उसके लिए, तो अगर आप उपस्थित नहीं हो पाते तो उसके लिए भी सजा है। तो ये याद रखना, यदि हाजिर होने में बगैर पर्याप्त कारण के, यदि हाजिर होने में बगैर पर्याप्त कारण के, ठीक है, यदि हाजिर होने में बगैर पर्याप्त कारण के असफल रहता है, तो क्या होगा? तो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। तो 1 वर्ष तक, ठीक है, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। ठीक है, क्या होगा फिर? 1 साल का कारावास होगा अगर सही टाइम पे उपस्थित नहीं हो पाए तो। उसके लिए प्रत्येक अपराध क्या समझा जाएगा? संज्ञेय होगा। प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। प्रत्येक अपराध क्या होगा? संज्ञेय होगा। ठीक है, ये हो गया आपका धारा 7। इसके बाद देखेंगे धारा 8। धारा 8 कहती है आदेशों से प्रभावित व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई व्यक्ति अगर निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है तो उसको उसकी गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाएंगे। संविधान में लिखा है निरोध में किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए निरोध के कारण बताए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को, जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं कि 24 घंटे के भीतर बताते, वो बात यहाँ लागू नहीं होती क्योंकि स्पेशल लॉ के तहत उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि निरोध के आदेश आधार तो बताए जाते हैं लेकिन देर से बताए जाते हैं, जल्दी नहीं बताए जाते, बस इतना सा अंतर होता है। तो आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध के आधारों का प्रकट किया जाना, याद रखें, आदेश से प्रभावित व्यक्ति, आदेश से प्रभावित व्यक्ति को, आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध आदेश के आधार, निरोध आदेश के आधारों का, के आधारों का
प्रकट किया जाना। ठीक है, प्रकट किया जाना। भाई कारण बताना ही पड़ेंगे। अब कब बताएंगे, क्या बताएंगे, दो ही पॉइंट है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये याद रखनी है ये सब चीज। साधारण परिस्थितियों में 5 दिन के भीतर एवं असाधारण परिस्थितियों में 10 दिनों के भीतर गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। साधारण परिस्थिति में, साधारण परिस्थिति में, परिस्थिति में, साधारण परिस्थिति में या परिस्थितियों में, ठीक है, यूं लगा दी, परिस्थितियों में 5 दिन के भीतर, ठीक है, साधारण परिस्थिति में कितने दिन के भीतर, 5 दिन के भीतर, एवं असाधारण परिस्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में कितने दिन के भीतर, 10 दिनों के भीतर, भीतर गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे। ठीक है, साधारण परिस्थिति में समय है 5 दिन, और अगर असाधारण परिस्थिति, कई बार हो जाता है ना, असाधारण परिस्थितियां हैं, शीघ्र नहीं दे पाते जानकारी, तो ऐसी स्थिति में 10 दिन। तो 5 दिन नॉर्मल कंडीशन है, 5 दिन, और असाधारण परिस्थितियों में 10 दिन के भीतर कारण बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया। 5 दिन तक तो पता ही नहीं पड़ेगा क्यों गिरफ्तार हो गए, समझ रहे हैं ना। 5 दिन तक अगर इस विधि के अधीन गिरफ्तार हो गए तो पता ही नहीं पड़ेगा गिरफ्तार क्यों कर ले गए वो लोग। तो 5 से 10 दिन ही मान लो आप, तो वो तो असाधारण परिस्थिति ही कहते हैं वो लोग, तो 10 दिन आपको लग जाएंगे ये पता करने में कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। प्राधिकारी वह तथ्य प्रकट करने के लिए आबद्ध नहीं होगा जो लोकहित के विरुद्ध आवश्यक समझता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राधिकारी, प्राधिकारी वह तथ्य प्रकट करने के लिए, करने के लिए आबद्ध नहीं होगा, बाउंड नहीं होगा, जो क्या समझता है, लोक प्रकृति के विरुद्ध समझता है, के विरुद्ध समझता है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। वहां ऊपर लिखा है कि भैया कारण बता देंगे 5 दिन में या 10 दिन में, जैसी भी स्थिति हो। सामान्य तौर पे 5 दिन में, और वैसे अगर असाधारण परिस्थिति में 10 दिन में जो है कारण बता दिए जाएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भैया अगर लोक प्राधिकारी को ये लगता है कि जो कारण आपको गिरफ्तारी का कोई कारण ऐसा है जो उसको लगता है लोक प्रकृति का है या लोक प्रकृति के विरुद्ध होगा, तो वो या लोक हित के, लोक प्रकृति या लोक हित भी लिख सकते हैं, कई बात है, लोक प्रकृति या लोक हित के विरुद्ध उसको लगता है कि कोई ऐसा कारण है जो लोक हित के विरुद्ध है, लोक प्रकृति के विरुद्ध है ना। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोक हित लिख लो या लोक प्रकृति। तो लोक प्रकृति के विरुद्ध है या लोक हित के विरुद्ध है, ऐसा वो समझता है, तो वो आपको बाउंड नहीं है कारण बताने के लिए, वो तब भी कारण नहीं बताएगा आपको कि आपको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, जो निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है कोई व्यक्ति को, देखो निरोध विधि का एक्ट चैप्टर पढ़ रहे हो आप, तो सेक्शन 3 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि भाई कौन कौन निरोध का आदेश दे सकता है। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि भैया बगैर जो है कारण के उसको कितने दिन तक निरोध रखा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तीसरा आपको ये याद रखना है, उसमें जो पनिशमेंट आया था वो भी याद रखना है। तीसरा आपको ये याद रखना है जो अभी अपन ने लिखा है कि भाई आधारों को बताया जाएगा, कितने दिन में बताया जाएगा। और चौथा आपको याद रखना है, इसका जो इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें जो है एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। निरोध विधि के अधीन जो है सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है, जो तय करता है, सरकार को सलाह देता है, तय करता है कि भैया, वो क्या तय करता है, वो यही तय करता है, यही देखता है कि जो इस व्यक्ति को निरोध के अधीन गिरफ्तार किया गया सही किया गया कि नहीं किया गया, फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सलाहकार बोर्ड। सेक्शन 9,
सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार बोर्ड का गठन, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, और ये भी याद रखना कि किन से मिलकर बनेगा, कौन कौन हो सकते हैं सलाहकार बोर्ड में। तो ज्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट ही है। आवश्यकता होने पर केंद्र या राज्य सरकार एक या अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। याद रखें, आवश्यकता होने पर, आवश्यकता होने पर केंद्र या राज्य सरकार या राज्य सरकार एक या अधिक, जैसी भी स्थिति, सलाहकार एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। केंद्र सरकार भी स्थापना कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती, ठीक है। एक या एक से अधिक क्या करेगी, सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। बोर्ड का गठन करेगी, मतलब आप ये मत सोचो कि परमानेंट बोर्ड नहीं होता है कि भाई ये बोर्ड बना है, भाई परमानेंट कौन गिरफ्तार हो रहा है, गिने चुने कभी कभार कोई लोग गिरफ्तार होता है इस विधि के अनुसार, तो जैसे गिरफ्तार होगा वैसे सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस बोर्ड का गठन कर देगी। इसीलिए लिखा है आवश्यकता होने पर, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो बोर्ड बन जाएगा। बोर्ड बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि परमानेंट बोर्ड है फिर इनकी तनख्वाहें देते रहो, ऐसा नहीं। जब आवश्यकता होगी, कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो सरकार बोर्ड बना देगी, ठीक है, बोर्ड का गठन हो जाएगा। सलाहकार बोर्ड जो है, सलाहकार 3 व्यक्तियों से मिल, या सलाहकार बोर्ड जो है 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। कितने व्यक्ति होंगे, 3। सलाहकार बोर्ड 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, मतलब 3 ही लोग हैं, बस 3 ही लोगों से मिलकर बनना है। तो 3 लोग कौन कौन होंगे, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, रहा है या नियुक्त होने की योग्यता रखता है। जो किसका, हाई कोर्ट का, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, यानी वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है, न्यायाधीश है, या फिर रहा है, रिटायर है, या योग्यता रखता है। मतलब तीनों तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं, या तो वर्तमान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है कोई, या रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए जो योग्यता होती है वो योग्यता वो धारण करता है बनने की, ऐसा व्यक्ति को बनाया जा सकता है। अगला है लास्ट पॉइंट इसका, समुचित सरकार उसमें से एक को सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुनेगी। समुचित सरकार, समुचित सरकार मतलब अगर केंद्र सरकार ने नियुक्त किया तो केंद्र सरकार चुनेगी, राज्य सरकार ने नियुक्त कराया तो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। समुचित सरकार उसमें से या उनमें से एक को क्या सुनेगी, सीधा लिख दीजिए, अध्यक्ष नियुक्त करेगी, नियुक्त करेगी। मतलब जो 3 लोग हैं ना, उन्हीं में से एक को जो है समुचित सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये तय कर लेंगे कि भाई किसको अध्यक्ष बनाना है। जिसको उनको अध्यक्ष बनाना है उसको वो जो है अध्यक्ष बना देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सेक्शन 10, आज ही खत्म करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा गैप करूंगा अभी, फिर उसके बाद है ना आज ही खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं है, ठीक है। सेक्शन 10 देखिए, 10 कहता है सलाहकार बोर्ड को निर्देश, सलाहकार बोर्ड को निर्देश, ठीक है। सलाहकार बोर्ड को क्या होगा, निर्देश। तो कौन दे सकता है भैया, समुचित सरकार निरोध की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर, निर्देश तो सरकार ही देगी तभी ये लोग काम करेंगे। तो समुचित सरकार निरोध की तारीख से कितने, 3 सप्ताह के भीतर, याद रखें। समुचित सरकार
समुचित सरकार निरोध की तारीख से, निरोध की तारीख से 3 सप्ताह, ठीक है, के भीतर, ठीक है, 3 सप्ताह के भीतर, जब व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसके भीतर 3 सप्ताह के भीतर जो है इनको जो है निर्देश दे सकती है। वही निर्देश देंगे तभी तो काम करेंगे, अपने हिसाब से थोड़ी ना काम करेंगे। समुचित सरकार मतलब केंद्र सरकार आदेश करे, राज्य सरकार आदेश करे। क्या आदेश, क्या कर सकते हैं? निरोध आदेश प्रभावित व्यक्ति के आवेदन यदि दिया हो, उस अधिकारी का अभ्यावेदन जिसने निरोध किया हो प्रस्तुत करेगी। केंद्र सरकार जो है या राज्य सरकार जो है 3 सप्ताह के भीतर कुल मिला के डॉक्यूमेंट, दस्तावेज तो पेश करोगे इनके समक्ष, तभी तो ये कार्रवाई करेंगे इस पर। तो क्या करेगी? निरोध आदेश, जिस इन लोगों के निरोध आदेश, भाई किस आदेश से इनको गिरफ्तार किया गया वो आदेश भेजा जाएगा। दूसरा, प्रभावित व्यक्ति का आवेदन यदि दिया हो, प्रभावित, इंपॉर्टेंट है याद रखना ये वाला, प्रभावित व्यक्ति का आवेदन यदि दिया हो, ठीक है, प्रभावित व्यक्ति ने अगर कोई आवेदन दिया है तो वो आवेदन भी पेश कर देंगे इनके समक्ष। तीसरा है उस अधिकारी का अभ्यावेदन जिसने निरोध किया है, अगर कोई अधिकारी ने कोई आवेदन किया, अभ्यावेदन किया तो वो दिया जाएगा। उस अधिकारी का अभ्यावेदन, अधिकारी का अभ्यावेदन, उस अधिकारी का अभ्यावेदन जिसने निरोध किया है, निरोध किया है, क्या करेगी? प्रस्तुत करेगी। ठीक है, सरकार जो है प्रस्तुत करेगी, समुचित जो सरकार है वो आवेदन जो है वगैरह जो है उसके समक्ष, कुल मिला के ये सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जो है उनके समक्ष जो है प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा 15 मिनट से बाद से पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा मुझे अभी 1 मिनट के लिए जाना है और अभी खत्म करेंगे ये 9 बजे से, फिर से मतलब 9 बजे से ही मान लो, 9 बजे से 5-6 धाराएं और हैं वो खत्म करना है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा वेट कर लो, चाय वाय पी लो, 9 बजे से फिर पढ़ेंगे। तो जो बाकी सेक्शन है 8-7-8 सेक्शन है, ज्यादा नहीं है, तो उनको खत्म करेंगे। ठीक, अभी के लिए थोड़ा सा ऑफ करें, थोड़ा सा ऑफ कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे क्लास। ठीक है, आप आराम से रेस्ट करिए। देखिए, अरे धारा जो है 10 और देखेंगे अभी। धारा 10 जो है कहती है, 10 देख ली थी सलाहकार बोर्ड का नेट से, 11 देखेंगे सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, सेक्शन जो है 11, सेक्शन 11 क्या है? सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। देखिए, सेक्शन याद करना बड़ा आराम रहता है अगर आप उसको दिमाग से थोड़ा सा याद करो। इसको भी यार आप सकते कि सेक्शन 9 में आपका सलाहकार बोर्ड का गठन हो गया था, 10 में उसका जो है सलाहकार बोर्ड को निर्देश है, और 11 में उसकी प्रक्रिया, यानी तीनों सेक्शन सलाहकार बोर्ड से संबंधित है। पहला तो ये याद रखें कि 9, 10, 11 तीनों सेक्शन जो है सलाहकार बोर्ड से संबंधित हैं। और 12वां भी जो है सेक्शन जो है 12 तक है आपके, तो 12 सेक्शन 9 से लेके 12 तक के जो है सेक्शन सलाहकार बोर्ड के, ऐसा इतना याद रखें। उसके बाद आपको पता ही होगा, पहले गठन होगा, फिर उसको निर्देश दिया जाएगा, फिर उसकी प्रक्रिया होगी, और 12वें में जो देखा है कि उसकी रिपोर्ट और कार्रवाई। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। तो सलाहकार बोर्ड की जो है प्रक्रिया बताई गई है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 कहता है सलाहकार बोर्ड अपना समाधान कर लेने के बाद
क्या करेगा, पहले लिखेंगे सलाहकार बोर्ड अपना समाधान कर लेने के बाद मतलब उसने पूरा ठोक बजा के देख लिया, समाधान कर लिया के बाद तारीख से 7 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। के बाद क्या करेगा, तारीख से कौन सी तारीख से, निरोध की तारीख, निरोध अवधि की तारीख, तारीख मतलब निरोध, जब से उनसे निरोध किया, जो आदेश मिला था ना उस तारीख से, जो सरकार ने उसको निरोध आदेश दिया था उस तारीख से 7 सप्ताह के भीतर, तारीख से 7 सप्ताह, ठीक है, 7 सप्ताह के भीतर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो याद रखें ये 7 सप्ताह के जो सलाहकार बोर्ड है ये आपका कितने सप्ताह के भीतर, 7 सप्ताह के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट देगा। साथ ही अलग से यह कारण भी लिखबद्ध करेगा कि निरोध के पर्याप्त कारण है या नहीं। याद रखें, साथ ही अलग से यह कारण भी अभिलिखित करेगा कि निरोध के कारण है या नहीं। भाई यही तो काम है उसका, तो ये रिपोर्ट देगा और साथ में ये भी लिखेगा कि उस व्यक्ति को निरोध किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसकी राय में क्या है, वो उसको ऐसा निरोध करना आवश्यक समझता है या नहीं समझता है, वो सारी बात। मतभेद की दशा में बहुमत की राय प्रभावी होगी। अगर मान लो आपस में राय बटी होती तो आप जानते ही फिर बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। मतभेद के आधार पर, मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय प्रभावी होगी। ठीक है, अगर राय जो जज हैं, जो सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं, उनकी राय आपस में बटी हुई है तो फिर जो बहुमत होगा उसके आधार पर जो है फैसला किया जाएगा। बोर्ड की कार्रवाई गोपनीय होगी एवं विधि व्यवसायी के माध्यम से हाजिर होने की अनुमति नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की कार्यवाही क्या होगी, गोपनीय होगी, गोपनीय होगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बोर्ड अपनी कार्रवाई गोपनीय करेगा। एवं, इसी में लिख लीजिए, एवं विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। एक मिनट, सही है ना, सही है, अनुमति नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये है कि कार्रवाई गोपनीय होगी और आप कहें कि भाई उस कार्रवाई में आप अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो जाओ, आप तो निरोध में हो, आप वकील नियुक्त कर दो और कहो कि हम वकील के माध्यम से उपस्थित होंगे कार्रवाई में, तो वो राइट आपको इसमें नहीं है। ठीक है, वकील के माध्यम से जो बोर्ड के समक्ष कार्रवाइयां हो रही हैं उसके समक्ष आपको उपस्थित होने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। केवल इतने ही पॉइंट थे इसमें 3। अब देखिए अगला
12वां 12वां भी आपका बोर्ड से ही संबंधित है। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई, सेक्शन 12 है। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाही। अब भैया बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी तो उस पर कार्रवाई करना पड़ेगी, है ना। तो सलाहकार बोर्ड द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर तो निरोध के पर्याप्त कारण है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब सलाहकार बोर्ड कहता है कि निरोध के पर्याप्त कारण है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो याद रखिए पहला पॉइंट, सलाहकार बोर्ड द्वारा सलाहकार बोर्ड द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर दिए जाने पर कि निरोध के पर्याप्त कारण है, कारण है। ठीक, देखिए बोर्ड की रिपोर्ट पर कब कार्रवाई की जाएगी, जब बोर्ड कहता है कि भाई इसको गिरफ्तार करने के पर्याप्त कारण है, तभी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो बोर्ड अगर ये कहता है कि इसको गिरफ्तार करने के पर्याप्त कारण है तो उसकी जो है रिपोर्ट पर जो है, बोर्ड की रिपोर्ट पर जो है कार्रवाई। आगे समुचित सरकार आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा उतनी अवधि तक निरोध रख सकेगी जितनी वह ठीक समझे। याद रखें, समुचित सरकार आदेश को पुष्ट कर सकेगी कौन सा आदेश, ये इन्होंने ऊपर कहा था कि भी निरोध रखने की आवश्यकता, तो आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा उतनी अवधि तक, तथा उतनी अवधि तक। एक मिनट, अवधि तक निरोध प्राधिकृत कर सकेगी जितना वह आवश्यक समझे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि समुचित सरकार जो है आदेश को, जो बोर्ड के द्वारा जो आदेश दिया गया था ना समुचित सरकार को, तो समुचित सरकार उस आदेश को क्या कर सकती है, पुष्ट कर सकती है तथा उतनी अवधि के लिए, जितनी अवधि के लिए उस व्यक्ति को वो ये चाहती कि निरोध में प्राधिकृत रखा जाए, निरोध में प्राधिकृत रखने का आदेश पारित कर सकती है। ठीक है, कितनी अवधि, जितनी अवधि के लिए सरकार चाहे कि उस व्यक्ति को निरोध में रखा जा आवश्यक है रखा जा सकता है, वो अधिकतम अवधि भी आएगी आगे जाके। ठीक है, आगे लिखिए, यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि निरोध पर्याप्त कारण नहीं है, ये तो वो बात हो गई कि सलाहकार बोर्ड ने जो है पहले लिखा था कि निरोध के पर्याप्त कारण है, तो सरकार ने आदेश कर दिया, उसके आदेश को पुष्ट कर दिया, और जितना भी वो गिरफ्तार रखना या निरुद्ध रखना उसको आवश्यक समझते हैं उतनी अवधि तक उसे निरुद्ध रखे रहेंगे, आगे कार्रवाई चलेगी। लेकिन यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि निरोध का पर्याप्त कारण नहीं है, यहां से लिख लीजिए, यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि निरोध का पर्याप्त कारण नहीं है, ठीक है, एक ऊपर ये कारण दिए थे
तो सरकार ने आदेश को पुष्ट कर दिया और जितना अवधि के लिए निरोध रखना है उतने अवधि के लिए निरोध रख लिया। अगर सलाहकार बोर्ड कहता है कि भैया कोई आधार ही नहीं बन रहे गिरफ्तार करने के, निरोध करने के, तो क्या करेगी सरकार? समुचित सरकार व्यक्ति को तुरंत छुड़वा सकेगी। याद रखें, समुचित सरकार व्यक्ति को तुरंत छुड़वा सकेगी। तुरंत छुड़वाएगी ये नहीं लिखा, छुड़वा सकेगी। मतलब सरकार का ये मतलब सरकार को लगता है कि छोड़ना चाहिए तो छोड़ेगी। ऐसा नहीं कि सलाहकार बोर्ड ने कह दिया पर्याप्त कारण नहीं है तो सरकार छोड़ दे, ऐसा नहीं है। सरकार को लगता है कि नहीं सलाहकार बोर्ड ठीक कह रहा है तो छुड़वा सकेगी। ठीक है, ये शब्द आया है। ये नहीं कि बाउंड नहीं है सरकार, सलाहकार समिति सरकार कहेगी नहीं भैया तुमने नहीं दिया, दोबारा हम सलाहकार बोर्ड बनाएंगे और फिर दोबारा करेंगे, वो एक अलग बात होगी। तो सरकार छुड़वा सकेगी, सरकार की मन की बात है ये। ध्यान, सलाहकार बोर्ड की राय मानना ना मानना ये सरकार के मन की बात है, ये याद रखना इस बात को। ठीक है, तो याद, सलाहकार समुचित सरकार व्यक्ति को तुरंत छुड़वा सकेगी शब्द आया। ठीक है, सरकार को लगता है कि नहीं सलाहकार बोर्ड ठीक कह रहा है तो छुड़वा देगी। 13 कहता है निरोध की अधिकतम अवधि, जो अपन इसी से जो है अधिकतम अवधि, कि भाई किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए, तो 13 में जो अवधि बताई गई, ये एक तरीके से 12-13 इकट्ठा पढ़ना है आपको। निरोध की अधिकतम अवधि, निरोध की अधिकतम, अब ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति को आपने निरोध विधि के लिए गिरफ्तार कर लिया, निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार कर लिया तो 10 साल तक गिरफ्तार ही करे हो उसको, कोई कार्रवाई नहीं चली, कोई प्रोसीडिंग नहीं चली, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो बात अलग है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, थोड़ी सी ढील मिल जाती है सरकार को, सरकार की मशीनरी को, कि जो है कुछ अवधि तक जो है उसको बगैर कारण वगैरह बताए जो है गिरफ्तार करे रख सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ही करें बोले 10 साल हो गए निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए भी एक लिमिट बनाई गई है। तो निरोध की अधिकतम अवधि 12 माह से अधिक नहीं होगी, याद रखें, यानी 1 साल। निरोध की अधिकतम अवधि कितने, 12 माह। अब 12 माह लिखा है और 1 साल लिखा है तो 12 माह ही लगाना। ठीक है, जो शब्द लिखा है वही लगाना है। हालांकि 12 माह कह लो चाहे 1 वर्ष कह लो, बात बराबर होती है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाए कि 12 माह लिखा हो और 1 वर्ष लिखा हो तो फिर 12 माह ही लगाना है। ठीक है, तो 12 माह से जो है अधिक नहीं होगी, 12 माह से अधिक नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि मान लीजिए 12 माह ना दे के सीधा लिख दिया कि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तो फिर 1 वर्ष ही लगाना, फिर वो 1 वर्ष ही माना जाएगा। अगर 12 माह ऑप्शन दिए ही नहीं है और सीधा लिख दिया कि 1 माह से अधिक नहीं होगी तो वो भी ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि 12 माह कह लो चाहे 1 वर्ष कह लो, दोनों सेम बात है। चाहे आप 12 माह कह लो चाहे 1 वर्ष कह लो, एक ही बात है। लेकिन हाँ, ये बात तब थोड़ी सी बदल जाती है जब दोनों ऑप्शन दे रखे हो आपको, 12 माह भी लिखा है एक जगह और 1 वर्ष भी लिखा है, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर ये सही माना जाएगा। वैसे अगर अगर पर्टिकुलर ये पूछे तो ये ठीक है, अगर ये पूछे तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो दो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि वो आंसर गलत है, बोले एक वर्ष दिया था 12 माह दिया ही नहीं था बोले, नहीं, अगर 12 माह 1 वर्ष दिया है तो फिर 1 वर्ष ही लगाओगे, अगर 12 माह ना देके 1 वर्ष दिया है तो फिर 1 ही वर्ष लगाओगे। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनने उनने 1 वर्ष दे दिया और 1 लिख दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, और लगाया है उपरोक्त में से कोई नहीं, और कह रहे हैं वो बोले 12 माह था अवधि, उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा, नहीं होगा, 1 वर्ष सही होगा। 12 माह कह लो या 1 वर्ष कह लो, या फिर दोनों दे रखे हैं तो फिर आप 12 माह लगाओगे। ठीक है फिर आप शब्द टू शब्द लगाओगे। वैसे अर्थ दोनों का एक ही होता है, चाहे 12 माह कह लो चाहे 1 वर्ष कह लो। तो कुल मिला के 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निरोध में नहीं रख सकते, ये आपको याद रखना मोटे तौर पर। 1 वर्ष यानी 12 माह की अवधि। ठीक, 13 के बाद आता है, बस एक ही पॉइंट है इसमें, 14 निरोध आदेश वापस लेना। 14 है निरोध आदेश वापस लेना, सेक्शन 14 निरोध आदेश। अब ज्यादा नहीं है, बस 7-10-15 मिनट की बात और है।
निरोध आदेश वापस लेना। ठीक है, निरोध आदेश वापस लेना। तो निरोध का आदेश जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी समय निरोध आदेश वापस ले सकती है। लिख सकते हो, लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो केंद्र या राज्य सरकार किसी भी समय ठीक है, सीधा लिख दूं आदेश वापस ले सकती है, ऊपर लिखा ही है आदेश वापस ले सकती है। ठीक है, आदेश मतलब निरोध आदेश ऊपर लिखा ही है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो उसने निरोध का आदेश दिया है वो उस आदेश को जो है किसी भी समय जो है वापस ले सकती है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने जो आदेश दिया है निरोध का वो किसी भी समय जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो है वापस लिया जा सकता है। सरकार की पूरी जो है इसमें स्वतंत्रता है। ये एक्ट क्यों बनाया गया है? ये एक्ट दरअसल बनाया गया है जो देश को विभाजित करने वाली चीजें शक्तियां होती है ना उनकी गिरफ्तारी के लिए बनाया गया है ना। तो देश को बचाने के लिए ये जो है एक्ट बनाया गया है कि कोई ऐसी चीजें ना करें लोग, है ना, ऐसी चीजें ना करें जो देश को तोड़ती हों। तो उन उसके लिए जो है ये जो है एक्ट बनाया गया है। इसमें तुरंत कार्रवाइयां नहीं होती। अब आप कहोगे ये संविधान असंवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका प्रोविजन है कि राज्य चाहे तो ऐसी विधि बना सकता है, उसी नियम के अनुसार ये विधि बनाई गई है। ठीक है राज्य राज्य चाहे तो ऐसी विधि बना सकता है वो संविधान का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी, ये लिखा है तो इसलिए ये विधि जो है बनाई गई है। ठीक है, अब 14 ये कहता है वे परिस्थितियां जिनमें व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां वो 14 में बताएगी। सेक्शन 14 ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें वे परिस्थितियां परिस्थितियां ठीक है, वे परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना सलाहकार बोर्ड की जो है राय प्राप्त किए बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा। 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा। ठीक, 3 माह से अधिक की अवधि के लिए इनको निरोध में रखा जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? कुछ परिस्थितियां जो आपको नोट करनी पड़ेंगी इसमें पहला, 3 माह से अधिक एवं 6 माह से अनधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा जब अपराध विक्षुब्ध क्षेत्र से संबंधित। आपने कहोगे जी विक्षुब्ध क्षेत्र कौन सा होता है, इसके लिए आपको फिर सीआरपीसी में जाना पड़ेगा। सीआरपीसी में आपने पढ़ा था विक्षुब्ध क्षेत्र। विक्षुब्ध क्षेत्र कहाँ था? जहाँ की शांति व्यवस्था विघ्न है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए जम्मू कश्मीर मान लीजिए, वहां विक्षुब्ध क्षेत्र मान लो उसे। लेकिन विक्षुब्ध क्षेत्र तब माना जाएगा जब सरकार ने अधिसूचना निकाली हो। लेकिन समझने के लिए मान लो क्योंकि वहां के माहौल खराब रहते हैं तो अधिकतम वहां इस तरीके की अधिसूचना निकलती रहती है। तो ऐसा क्षेत्र विक्षुब्ध क्षेत्र होता है जहाँ का जो माहौल ठीक नहीं रहता है, दंगे होते रहते हैं, फसाद होते रहते हैं। तो ऐसे एरिया को जो है सरकार विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर रही थी। और उसी क्षेत्र में आप फिर भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हो,
तो ऐसी अवधि में तो फिर वही सलाहकार बोर्ड के बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए आपको निरोध में रखा जा सकता है। तो याद रखें, लेकिन उसमें भी लिमिट है, 3 माह से अधिक, 3 माह से अधिक, मतलब आपको 3 माह से अधिक के लिए निरोध रखा जा सकता है, लेकिन एवं 6 माह से अनधिक, एवं 6 माह से अनधिक, मतलब 3 माह के लिए तो आपको निरोध में रखा जा सकता है, लेकिन अधिकतम अवधि मतलब यहाँ 3 माह की जगह ये समझ लो 6 माह हो जाती है। तो 6 माह से अनधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकता है। 3 माह से अधिक एवं 6 माह से अनधिक निरोध की अवधि में रखा जा सकता है। ठीक है, निरोध की अवधि में रखा जा सकता है जब अपराध विक्षुब्ध चित्त से संबंधित हो, जब अपराध विक्षुब्ध क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना कि अगर कोई विक्षुब्ध क्षेत्र है तो ऐसी अवधि में जो है 6 माह से अनधिक अवधि के लिए उस व्यक्ति को जो है निरोध में रखा जा सकता है। 3 माह तो नॉर्मल है ही इस अधिनियम के तहत, तो 3 माह से अधिक के लिए और 6 माह से अनधिक के लिए, 6 माह से अनधिक अवधि के लिए जो उस व्यक्ति को निरोध में रखा जा सकता है सलाहकार बोर्ड की सलाह लिए बगैर। ठीक है, 6 महीने तक तो सलाहकार बोर्ड का गठन ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। आगे है, विक्षुब्ध चित्त के मामलों में शब्दों का अर्थ निम्न प्रकार लगाया जाएगा। ये सीआरपीसी में जो शब्द आए उनका अर्थ कह रहा है। ठीक है, लिखना चाहे लिख लीजिए, ये अर्थ है विक्षुब्ध क्षेत्र के मामले में शब्दों का अर्थ निम्न प्रकार लगाया जाएगा, का अर्थ निम्न प्रकार लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या अर्थ लगाया जाएगा, मतलब सीआरपीसी में जो अर्थ है उनकी बात कह रहा है कि उनका अर्थ क्या लगाया जाएगा। 10 दिनों का अर्थ 15 दिन, याद रखें 10 दिनों का अर्थ क्या लगाया जाएगा, 15 दिन। ठीक है, 10 दिन जहां आया उधर उसका अर्थ 15 दिन हो जाएगा। 15 दिनों का अर्थ 20 दिन, 15 दिन जानकारी के लिए हो सकता है पूछ लें। 15 दिनों का अर्थ वैसे ये पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको लिखने में कोई बुराई नहीं है। 15 दिनों का अर्थ 20 दिन। ठीक है, 15 दिन का अर्थ 20 दिन, मतलब 5-5 दिन बढ़ रहे हैं, 10 दिन का 15 दिन और 15 दिन का 20 दिन जो है अर्थ लगाया जाएगा। धारा सेक्शन 3U के मामले में, 3-4 के मामले में कौन से, जब 3-4 के सेक्शन 3, ये कौन से मामले में कह रहा है, जहां 15 दिन और 10 दिन और 15 दिन था अर्थ, वो गिरफ्तारी कर रहे थे, कौन सी इस अधिनियम की धारा जो थी ना, इधर लिख लीजिए सेक्शन 3 की उपधारा 4। ठीक, के मामले में मतलब वहां रिपोर्ट करने का समय था ना, 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में जो रिपोर्ट कर रहे थे वो भैया 10 दिन में रिपोर्ट करेंगे, तो वहां 10 दिन में रिपोर्ट करने की जगह 15 दिन हो जाएगा टाइम पे। और यहाँ 15 दिन का अगर टाइम आता है, जो 10-15 दिन थी अवधि, 5 से अवधि 4 में, तो वहां जो अर्थ है 20 दिन, 20 जो है दिन हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, सेक्शन आपका था चौथा, सेक्शन चौथे में जो है आपका, सेक्शन चौथा नहीं सॉरी, सेक्शन तीसरा, सेक्शन तीसरे का चौथा उपक्लॉज था। ठीक है, तो सेक्शन तीसरे में क्या था कि ऐसे आधे से 12 दिनों की अवधि के भीतर जो है रिपोर्टिंग करेगा, उसकी बात कह रहा है। तो वहां जो अर्थ आया 10 दिन, तो वहां 15 दिन हो जाएगा, और जो 15 दिन जो वहां अर्थ आया वहां जो है 20 दिन अर्थ हो जाएगा। धारा 3-5 के मामलों में 7 दिन का अर्थ 15 दिन, यहां लिख लीजिए आगे इसी में, सेक्शन 3 की उपधारा 5 के मामले में
मामले में 7 दिन का अर्थ 15 दिन, 7 दिन का अर्थ कितना होगा? 15 दिन। ठीक है, 7 दिन का अर्थ कितना लगाया जाएगा? 15 दिन। ठीक है, आगे और है धारा 8 की उपधारा 1 के मामले में, ये अर्थ है केवल बस, लेकिन लिखना है तो लिख लीजिए। 10 दिन का अर्थ 15 दिन, 10 दिन का अर्थ कितना लगाया जाएगा? 15 दिन। ठीक है, इसके अलावा है धारा 10 के मामले में 3 सप्ताह का अर्थ 4 सप्ताह और 2 सप्ताह के भीतर। धारा 10 के मामले में, धारा 10 के मामले में, धारा 10 के मामले में 3 सप्ताह का अर्थ सप्ताह का अर्थ धारा 10 के मामले में क्या लिखा? 3 सप्ताह का अर्थ 4 माह और 2 सप्ताह के भीतर, 4 माह और 2 सप्ताह के भीतर। ठीक है, अगर धारा 10 के मामले में क्या अर्थ लगाया जाएगा? 3 सप्ताह, जहां जो अर्थ आया है ना, तो 3 सप्ताह का अर्थ लगाया जाएगा 4 माह, मतलब 2 सप्ताह के भीतर, 4 माह और 2 सप्ताह के भीतर जो है अर्थ लगाया जाएगा, जैसी भी स्थिति हो। धारा 11 के मामले में 7 सप्ताह के भीतर अर्थ, 7 सप्ताह के भीतर अर्थ और 5 माह और 3 सप्ताह के भीतर। धारा 11 के मामले यहां लिख लेते हैं, धारा 11 के मामले में। ठीक है, धारा 11 के मामले में क्या अर्थ लगाया जाएगा? 7 सप्ताह के भीतर का अर्थ, के भीतर का अर्थ, ये केवल अर्थ है, ये पैसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ना है, कभी हो सकता है पूछ ले, तो एक बार पढ़े रहे होंगे तो सही हो जाएगा। 5 माह और 3 सप्ताह, 5 माह और 3 सप्ताह अर्थ लगाया जाएगा। ठीक है, जैसी भी स्थिति हो उस हिसाब से ये जो है अर्थ वहां लगा लिए जाएंगे। ठीक है, केवल यही इसमें जो है नोट करना था। वैसे फैक्ट इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है विक्षुब्ध क्षेत्र का, और ये जो है अवधि है कि कहाँ क्या अर्थ लगाया जाएगा बस। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 15 कहता है निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। निरुद्ध व्यक्तियों को कैसे छोड़ा जाना? अस्थायी तौर पर जो है छोड़ा जाना। चलिए देखिए सेक्शन 15, निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। ये कह रहा है निरुद्ध व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। अब कुछ ज्यादा नहीं बचा। कब जो है निरुद्ध व्यक्तियों को जो है अस्थायी तौर पर छोड़ सकते हैं? केवल 3 ही फैक्ट हैं। पहला है समुचित सरकार के द्वारा किसी भी समय जो है ऐसे व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर जो है छोड़ा जा सकता है। समुचित सरकार, समुचित सरकार
समुचित सरकार मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, समुचित सरकार के द्वारा किसी भी समय, किसी भी समय, ठीक है, जैसा सरकार ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार जो भी स्थिति हो, किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा जा सकता है। ठीक। दूसरा, यदि छोड़े जाने का आदेश अभ्यर्पित कर लिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति प्राधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित करेगा। यदि छोड़े जाने का आदेश क्या कर लिया, अभ्यर्पित मतलब वापस ले लिया जाता है, पहले छोड़ा सरकार ने, फिर वो आदेश वापस ले लिया, अभ्यर्पित कर लिया जाता है। भाई वापस कर लिया, पहले आपको छोड़ दिया था, वो आदेश अपने वापस ले लिए, तो अब क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, ऐसा व्यक्ति प्राधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित करेगा, अपने आप को सरेंडर करेगा। ऐसा व्यक्ति प्राधिकारी के समक्ष क्या करेगा, अभ्यर्पित करेगा। मतलब प्राधिकारी के समक्ष सरेंडर करना पड़ेगा, अगर आदेश पहले छोड़ा था वापस ले लिया तो आपको जाके सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है। अभ्यर्पण करने में असफल रहने पर 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सजा है इसमें। अभ्यर्पण करने में, अभ्यर्पण करने में असफल रहने पर ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अभ्यर्पण करने में असफल रहता है तो कितना, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, बस यही था इसमें। ये इंपॉर्टेंट, एक सजा पहले आई थी, वो भी उपस्थिति के लिए थी। ये भी अभ्यर्पण अगर हो गया है और फिर आप उपस्थित नहीं होते हो तो 2 साल, वहां 1 साल थी। ये नोटिस निकाला, सूचना निकाली, फरार हो गए तो वहां 1 साल थी। यहाँ 2 वर्ष कह रहा है, 1 ही साल थी ना वहाँ, हाँ 1 साल थी, तो 1 वर्ष की सजा वहां थी। जब आप फरार हो गए हो, नोटिस निकाला, उपस्थित नहीं होते तो 1 साल की सजा थी। यहाँ आपको सिलेंडर पहले सरकार ने छोड़ दिया, फिर उस आदेश को वापस ले लिया। अब वापस ले लिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती कभी सिलेंडर करो। अब आप सिलेंडर नहीं करोगे तो क्या होगा, सिलेंडर नहीं करोगे तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। 16 में आप जानते हो हेडिंग लिखना सद्भावना पूर्वक है, केवल हेडिंग, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, कुछ नहीं लिखेंगे इसमें। सद्भावना पूर्वक, बस एक ही शब्द लिख सकते हो, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों से या कार्यवाही से संरक्षण। ये कॉमन सेक्शन है और सभी में होता है, सभी एक्टों में होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, एक ही शब्द याद रखना, सद्भावना है इसमें। ठीक है, सद्भावना कह लो, सद्भावना पूर्वक कह लो, कुछ भी कह लो, एक शब्द याद रखना। 18 देखिए, 18 कहता है अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों को लागू ना होना। अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों पर, यही लिखा है के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों को, अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों को
लागू ना होना। ये क्या कह रहा है, अधिनियम के पूर्व की विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, बस ये कह रहा है कि पूर्व की विधियों के अधीन अगर कोई ये विधि बनने से पहले कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था राज्य की विधि के अधीन, तो फिर उस पर ये है ना, ये एक्ट जो वाला है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अधिनियम के पूर्व की विधियों का, ऊपर पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि अगर किसी और विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाए तो ये वो इसका अर्थ ये नहीं है। ये कह रहा है कि अगर मान लो ये अधिनियम लागू होने से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत जो लोकल लॉ होता है या जो सीआरपीसी मान लो या कोई और विधि कह लो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया था, तो उस पर तो ये लागू नहीं होगा अगर 1980 से पहले गिरफ्तारी हुई थी तो याद रखें, अधिनियम के पूर्व की विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। अधिनियम अधिनियम के पूर्व की विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। कुल मिला के ये कह रहा है कि 1980 से पहले अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, अब 1980 में ये लागू हो गया ये एक्ट, अब सरकार ने कहा कि नहीं, बोले हम तो इसको राष्ट्रीय जो है ना ये एक्ट है, बोले उसके तहत ही गिरफ्तार करेंगे, अब उसमें लाएंगे इस लॉ में, तो नहीं ला पाएंगे। जो हो गया गिरफ्तार पहले तो हो गया। ठीक है, ये एक मतलब है इसका, ना कि ये मतलब है कि भाई सीआरपीसी पे लागू नहीं हुआ, ऐसा मतलब नहीं है। जो पूर्व की विधियां है उस पर जो है अगर गिरफ्तारी हुई है तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब किसी नॉर्मल विधि के अधीन कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो उसको आप एनआईए एक्ट में ले आओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर वो पूर्व की विधि है। निरसन और व्यावृत्ति लास्ट सेक्शन है इसका 18। निरसन और व्यावृत्ति, ठीक है, व्यावृत्ति इसमें कौन सा अधिनियम, ये एक अध्यादेश था इससे पहले वो समाप्त हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980, यही है राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980। पहले अध्यादेश था, फिर अध्यादेश से अधिनियम बन गया, यही था। पहले अध्यादेश के रूप में लागू किया गया, उसके बाद अधिनियम बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इस ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 है, बस अध्यादेश से जो अधिनियम बन गया। अध्यादेश कब होता है, जब अनुमति नहीं मिली रहती है, राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमतियों से चलते हैं तब अध्यादेश कहलाते हैं, जब वो पारित हो जाते हैं तो वही क्या हो जाता है, फिर वो आपका कानून बन जाता है। तो अधिनियम मतलब कानून, अब कानून है, पहले अध्यादेश के रूप में था, अब कानून के रूप में है। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम अपन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पढ़ेंगे, और इसमें भी जो है आपके लगभग 16 जो है धाराएं है। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम को जो है कल पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। शाम को फिर देखेंगे 4:30 बजे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है वो उसको। ठीक।